ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स। अब हम फैक्टर डिस्कस करेंगे कि जिसके ऊपर सॉलिबिलिटी है जो सॉलिड की लिक्विड में डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर वी डिस्कस इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे हमारे पास क्या करेगी, सॉलिबिलिटी है जो डिपेंड करेगी। जैसे हर एक सॉलिड गिवन लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता, इन जनरल में वही सॉलिड जाके लिक्विड में डिजॉल्व होगा अगर दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगी तभी जाके सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अदरवाइज उसमें जाके डिसॉल्व नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे पास बेसिक रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो जैसा है उसी में जाके वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है कि पोलर सॉल्यूट जाके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट जाके नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर मीन्स जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है, नॉन पोलर मीन्स जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती। जैसे इसकी हम एग्जाम्पल ले लें कि कॉमन सॉल्ट जो नमक हम घर पे यूज़ करते हैं जिसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड को पोलर सॉल्वेंट जैसे ले लिया वाटर, बिकॉज वाटर क्यों पोलर है, बिकॉज वाटर हमारे पास किस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है वो कैसे डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ने। तो दोनों क्या हैं, किस नेचर के हैं, नमक भी और पानी भी दोनों पोलर नेचर के हैं। पोलर नेचर होने के कारण ये ऑपोजिट चार्ज आयन के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं जिसके कारण वो उसमें क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो अगर चीनी को पानी में डिसॉल्व करेंगे, चीनी में पोलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी नमक में होती है, तो नमक की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, चीनी से ज़्यादा होगी इन वाटर। सिमिलरली जैसे हम नेप्थलीन की, एंथ्रासीन की एग्जाम्पल ले लें, नेप्थलीन जैसे फनेल की गोलियां ले ली, एंथ्रासीन ले ली, ये दोनों क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नॉन पोलर मतलब इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती। ये हमारे पास सिर्फ किस में डिसॉल्व होगा, बेंजीन भी क्या है, एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिर्फ नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। अगर हम नेप्थलीन को या एंथ्रासीन को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो उसमें सॉल्युबल नहीं होते, बिकॉज पानी क्या है, पोलर नेचर का है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का सॉलिड्स की पानी में सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी का सॉलिड की लिक्विड में। जैसे हमारे पास है कि ये देखा गया है कि ज़्यादातर आयनिक जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, बट जो वेरिएशन है सॉल्युबिलिटी की सॉलिड्स की लिक्विड में विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे जो कितने टेम्परेचर पे कितनी सॉल्युबिलिटी होगी वो वेरी करती है। वो वेरिएशन किस लिए आती है हमारे पास, इंथैल्पी के सॉल्यूशन की कितनी इंथैल्पी है। इंथैल्पी मीन्स एनर्जी, कि उसको डिसॉल्व करने के लिए, सॉल्युबिलिटी करने के लिए उसकी क्या एनर्जी है, उसके ऊपर हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व है जो वो क्या करेगी, वेरी करेगी। तो उसके लिए हमें मेन 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स हैं जो देखने को मिलते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट का बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें 3 ट्रेंड्स हैं जो देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ट्रेंड इज कि कुछ सब्सटेंसेस, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। जैसे सॉल्युबिलिटी होगी सब्सटेंसेस की, ज़्यादातर सब्सटेंसेस हो गए जैसे हमारे पास सोडियम नाइट्रेट हो गया NaNO3, अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, पोटाशियम क्लोराइड हो गया KCl, सिल्वर नाइट्रेट हो गया सिल्वर AgNO3, पोटाशियम आयोडाइड Ki, इन सभी की सॉल्युबिलिटी क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज इनका डेजोल्यूशन प्रोसेस है जो वो किस नेचर का है, एंडोथर्मिक नेचर का है। एंडोथर्मिक मीन्स इनको अगर हम टेम्परेचर देंगे, एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी जाके ये सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज ये सॉल्युबल नहीं होंगे। इसलिए इनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसकी डेल्टा H सॉल्युबिलिटी इंथैल्पी है जो वो क्या होती है, पॉजिटिव क्यों, बिकॉज इसको हम एनर्जी, हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सॉल्यूशन बनने के लिए ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करती है। जैसे हम इस ग्राफ में दे सकते हैं, इस ग्राफ में हमारे पास KCl की, अमोनियम क्लोराइड की, सोडियम नाइट्रेट की, पोटाशियम आयोडाइड की, सिल्वर नाइट्रेट की, इन सभी की सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे इस साइड पे हमने सॉल्युबिलिटी ली है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या कर रही है, इनकी इंक्रीज कर रही है।
तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेंड जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेकंड ट्रेंड है जो हमें देखने को मिलता है दैट कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे सब्सटेंसेस हो गए हमारे पास लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, या कैल्शियम के कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एसिड के सॉल्ट हो गए हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो गया। मोनोहाइड्रेट मीन्स इसके साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है। तो इन सभी की सॉल्युबिलिटी क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। बिकॉज क्यों डिक्रीज होगी, बिकॉज इसका जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है वो किस नेचर का है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या है कि इस दौरान एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनने के साथ हीट भी इसमें क्या होगी, इवॉल्व होगी। एक तो हम इसको वैसा हीट देंगे, एक ये खुद हीट दे रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होने के कारण हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन चलने लगती है। वापस सॉल्यूशन से हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनने लगते हैं जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो इस केस में हमारे पास इंथैल्पी क्या है, नेगेटिव इंथैल्पी है। जैसे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास लिथियम सल्फेट की कर्व है जो वो किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट जो थर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिलता है दैट इज सॉल्युबिलिटी शोज इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि सॉल्युबिलिटी है जो सॉलिड की लिक्विड में कुछ सब्सटेंसेस के केस में इरेगुलर होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास रेगुलर नहीं होती, ना ही रेगुलरली इंक्रीज होती है ना ही रेगुलरली डिक्रीज होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले ली सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट हमारे पास एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, उस टेम्परेचर के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे हम ग्राफ में देखेंगे ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट की पहले क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके हमारे पास इधर नीचे टेम्परेचर के पे जाके उसके बाद सॉल्युबिलिटी वापस डिक्रीज होनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ये ट्रेंड हमें क्यों देखने को मिलता है, जैसे टेम्परेचर है जो यहाँ पे हमें जो ब्रेक मिल रहा है जहाँ पे जाके हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे जो टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ये टेम्परेचर हमारे पास कितना आता है, 32.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आता है। यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होकर वापस डिक्रीज होना शुरू कर देती है। तो ये किसके कारण होता है, बिकॉज इस टेम्परेचर पे जाके क्या होता है कि एक सॉलिड फॉर्म दूसरी सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज होती है, जिसके कारण वो ब्रेक है हमें देखने को मिलता है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट, कहते हैं सोडियम सल्फेट में क्या होता है कि जब 32.8 डिग्री का टेम्परेचर पे जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है दो सॉलिड फॉर्म में, एक फॉर्म हमने बोला था, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो दोनों कौन सी फॉर्म है, एक सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, दूसरी एनहाइड्रस है। डेका मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड है, एनहाइड्रस मीन्स उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, इवेपोरेट हो चुके हैं। तो दोनों में हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो जब हम बिलो 32.8 जैसे हमारे पास ये कर्व है, इसमें 32.8 के नीचे वाले टेम्परेचर पे हमारे पास जो ये वाली कर्व है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, और इस टेम्परेचर के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, सिर्फ एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट बनता है। बिकॉज अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो बिलो 32.8 सिर्फ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है, और अब 32.8 हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण हमें इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे कि जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी है जो सॉलिड की लिक्विड में, उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है, बिकॉज सॉलिड्स और लिक्विड दोनों ही क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, दोनों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास चेंज आएगी तो वो क्या होगी, अनअफेक्टेड होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज आएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सॉलिड ले लिया नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड यहाँ पे क्या है, पानी। तो नमक को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमने पहले से अब टेम्परेचर प्रेशर चेंज सिर्फ कितना करा है, 500
एटमॉस्फेयर प्रेशर की चेंज करी है। तो 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज करने से सिर्फ हमारे पास सॉल्युबिलिटी में 2.3% की ही चेंज आ रही है पहले से, दैट इज़ वेरी स्मॉल। इतनी ज़्यादा स्मॉल चेंज है कि इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।